नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। अब जब नए साल का आगाज होने वाला है तो हर किसी के मन में कई सारे सवालों के सैलाब जो है वो उमड़ रहे हैं। आने वाला साल कैसा रहेगा, कौन सी ग्रह नक्षत्र हमारी राशि पर क्या असर डालेंगे, किस राशि के लिए ये साल शुभ होगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र और राशियां, कुंडली, रत्न और भविष्यवाणियां क्या सच में ये सब हमारे जीवन पर असर डालते हैं? ये सिर्फ आस्था और विश्वास का खेल है। सदियों से हमारे ज्योतिष का हमारे समाज में एक गहरा स्थान रहा है। कभी इसे जीवन की दिशा देने वाला विज्ञान कहा गया तो कभी इसे अंधविश्वास भी करार दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या ज्योतिष के जरिए हम अपना भविष्य जान सकते हैं? क्या ग्रह नक्षत्र वाकई में हमारी किस्मत तय कर सकता है या हमारे कर्म ही सब कुछ बदल सकते हैं? और आने वाला साल हमारे जीवन और हमारे राशिफल के लिए कैसा रहेगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे एक खास चर्चा में, जहां हमारे साथ है जाने माने ज्योतिष आचार्य जी रंती देव शर्मा जी। आपका बेहद स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज आप ही से तमाम सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब जो हमारे दर्शक ढूंढ रहे हैं। नए साल आने वाला है, जाहिर तौर पर ऐसे में वो सभी सवाल जानना चाहते हैं। तो आपको बताते हुए चले कि इसी खास बातचीत की यहाँ पर जो है सवाल उठाते हुए शुरुआत करेंगे, चाहे कुंडली मिलान हो, मांगलिक दोष हो या फिर शनि की 7.5, हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और समझेंगे ज्योतिष का सच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम आपके भविष्य और विश्वास की इस गुत्थी को सुलझाने का हमारा प्रयास है। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़ चुके हैं, आपका बेहद स्वागत है। एक बार फिर से कार्यक्रम के साथ स्वागत करूंगी और पहला सवाल भी आपके साथ शुरू करेंगे। पहला सवाल, जैसे कि आज विज्ञान और विश्वास को लेकर के तमाम तरह की बातें उठती रहती हैं और सभी के मन में सवाल होता है कि ज्योतिष को विज्ञान और विश्वास के बीच खड़ा कर देते हैं वो लोग, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है या फिर आस्था। ये तमाम सवाल आजकल के युवाओं में भी है, खासतौर पर मैं भी युवा जनरेशन से हूँ, तो मेरे मन में भी ये सवाल है। सबसे पहले हम जानेंगे, आप इसका जवाब दें। एक छोटा बच्चा होता है, आप उसे कहेंगे हवा के बारे में जी कि हवा है, तो वो मानेगा कि हवा है कि नहीं है। बिल्कुल, हवा को हवा ही वो मानेगा जाहिर तौर पर। इसी तरह ज्योतिष जो है ना, वो यह विज्ञान है जिसे जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। कैसे समझ नहीं पाएंगे? अब कहने में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। आप कहते हैं मैं नहीं मानती, आप क्यों नहीं मानती, पहले ये रीजन बताएंगे ना। क्या आपने कुछ ऐसा तथ्यात्मक आपके साथ हुआ कुछ जिस पर मतलब आपको विश्वास उठ गया हो, क्यों नहीं मानती? ऐसा आपने कुछ किया? पहले ज्योतिष को समझिए तो सही, ज्योतिष है क्या? ज्योतिष एक ज्योति है, वैदिक धर्म का वो। माफ कीजिएगा ज्योतिष जी, मैं आपको रोकी आचार्य जी, लेकिन एक ये रहता है ना मन में, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पहले आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको लेकर के लोगों में ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आजकल जैसे लोग कहते हैं ना कि आप अच्छा कर्म कीजिए आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बावजूद उसे उनके जो है हिस्से में कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस होता है, उन्हें वो अच्छापन उनको नहीं मिलता जिस अच्छेपन को लेकर के वो जी रहे हैं। आपके सवाल का ना एक आंसर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। भगवान श्री राम को जानते हैं आप जी? सब बच्चों ने भी नाम सुना है, बड़ों ने भी सुना है। उनके जीवन में 5 ग्रह उनके उच्च के थे, ठीक है, और कष्ट, माता जी को कष्ट और श्री राम जी को वन जंगलों में खाक छाननी पड़ी। 5 ग्रह उच्च के थे, लेकिन क्यों कर छाननी पड़ी? समय। मैं समय पर आना चाहता हूँ। हो क्या रहा है, आज जितने भी ज्योतिषी है ना, जो आगे पीछे आपको कुछ भी बता रहे हैं, वह समय को ही नहीं बता रहे हैं। समय कैसे? पराशरी नियम है, उसके अनुसार 120 साल की विंशोत्तरी दशा होती है। जो विंशोत्तरी दशा है उसमें समय है कि सूर्य की दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। ये सारी दशाएं आपके जीवन में बार बार आती हैं। टोटल 120 साल में ये कंप्लीट होती है। सबसे लंबी दशा होती है शनि की। मतलब अगर आपके जीवन में शनि खराब है और वह 20 साल शनि के आ जाते हैं तो आपको उस समय में समस्याएं आएंगी। आपके जीवन में सूर्य खराब है और वो 6 साल आ जाते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। अगर वो समय ना आए
तो आपके जीवन में सब कुछ सही है। 120 सालों में आपके जो कर्म है ना वो डिसाइड करते हैं। मैं आपके सवाल पर घूम के क्यों आया आपको ये समझाने के लिए, ताकि आप पूरी तरह से समझ सके। अब क्या है, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं जीवन में मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ या मैं तो बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो तो बहुत गलत करते हैं, उनके साथ तो बड़ा अच्छा होता है, वो तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना फ्रॉड करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। यही 120 साल का सारा खेल है। क्या हम जब जन्म लेते हैं ना तब हमने कोई कर्म नहीं किया होता। हमारा जो पीछे वाला जीवन होता है ना, पुनर्जन्म जिसे हमारी जो फिलॉसफी मानते हैं, तो उस जन्म के जितने कर्म होते हैं ना उनका फल हमें 30 साल तक मिलता है, शुरू के 30 साल तक। तो शुरू के 30 साल तक, और यही तो संघर्ष का जीवन है। यही जीवन तो है जहां पर आदमी 30 साल में ही तो इतिहास रचता है। आपकी जवानी का समय, आपकी शादी का समय, आपकी एजुकेशन का समय कौन सा है? 30 साल का। जी बिल्कुल। अब जो इस जन्म में आप कर रहे हैं ना वो 30 साल के बाद शुरू होते हैं इनपुट मिलने। जी। तो जो 30 साल के बाद शुरू हुए, उम्मीद ना लगा 30 साल के बाद आपके अगर कहने के तथ्य अनुसार चले। इसमें भी दो बातें हैं। पहले एक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जिनकी किस्मत आप कहते हैं यार गलत करने पर भी अच्छा फल, तो वो पहले जन्म का बोनस ले रहा है। जी। गलत करने वाला पहले जन्म का 30 साल के बाद उसको इस जन्म के फल आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस जन्म में जो अच्छे कर रहे हो और पहले जन्म में भी अच्छा है, फिर तो डबल बोनस है, फिर तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है ना, फिर आपकी किस्मत और अच्छी चल रही है। आप मान लीजिए जैसे हम हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी मेहनत करते हैं ना, अगर उनके ग्रह खराब भी होंगे, मेहनत कर रहे हैं तो वो उतना खराब फल तो नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम मेहनत करें तो हमारे खराब ग्रह भी जो है ना वो भी उतना खराब फल नहीं देंगे। 120 साल की विंशोत्तरी दशा ये है कि जब ये दशाएं चलती है आपके जीवन में, अगर ये ग्रह खराब हैं, आप ज्योतिष का सहारा लीजिए। जब आप ज्योतिष का सहारा लेंगे तो आपको फायदा होगा। जी बताइए। बिल्कुल। और ज्योतिष का सहारा लेकर के आजकल सारी फिलॉसफी भी बननी शुरू हो गई है। इन्हीं को लेकर के जो आजकल की युवा की पीढ़ी है उनके बीच में कहीं ना कहीं ज्योतिष को लेकर के विश्वास जो है वो कम होता है, वह भी दिख रहा है। मैं उस ओर भी आऊंगी क्योंकि विश्वास को लेकर के एक होता है ना कि ज्योतिष आपको आजकल आपको हर गली में मिल जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा जो है एक भूमिका निभा करके चलता है। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार क्यों लोगों के अंदर से विश्वास कम होता जा रहा है? क्या ज्योतिष को खुद को अब अपडेट करने की जरूरत है? क्योंकि आजकल की पीढ़ी थोड़ी अलग है। ज्योतिष अपडेट है, ज्योतिष को अपडेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या है, हमारे जो नए ज्योतिषी बन रहे हैं ना, जितने नए ज्योतिषी आ रहे हैं ये छोटे मोटे उपाय बताने लगते हैं, बहुत कम पढ़ के, बहुत कम ज्ञान होके। कहते हैं ना कम ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है, तो ये कम ज्ञान में बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने लगते हैं। ग्रहों की कैलकुलेशन होती है, जैसे हमारी एज होती है ना, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, फिर हम युवा में आते हैं, फिर वृद्ध आते हैं, मृत होते हैं। इसी तरह ग्रहों की भी एज होती है, उनकी भी बाल्यावस्था होती है। जब आप पैदा हुए तब मायने रखता है कि उसकी अवस्था क्या थी। जैसे मान लीजिए सूर्य, जब आप पैदा हुए अगर वो मृत अवस्था में था तो जब उसकी, मैंने आपको दशा बताई थी, उसकी दशा आएगी, और वो दशा एक मृत व्यक्ति कितनी ही आप पर मतलब कृपा कर सकता है, कितना फल दे सकता है। अगर वो वृद्ध होगा तो वो कितना ही फल दे सकता है। तो उनका भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बाल्य, कुमार, युवा, ये उनकी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि जब जन्म कुंडली हम देखते हैं, वहां पर अध्ययन करते हैं, तो इन चीजों को देखना होता है। अब नए ज्योतिषी आए, उनको पता ही नहीं, देख लिया सूर्य पहले घर में है, वाह क्या बात है, शुक्र उच्च का है, पता चले कि शुक्र तो बिल्कुल मृत अवस्था में है, वो आप तो लग्जरियस लाइफ ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ग्रहों की अवस्था बड़ी जरूरी है जानना। यानी कि जो युवा है अगर वो विश्वास करना भी चाहे तो उन ज्योतिषों पर खास तौर पर विश्वास करे जिनके पास ज्ञान अधिक है, कम ज्ञान वाले ज्योतिष की तरफ ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप एक उम्र का भी तगाजा रख रहे हैं कि जो युवा वर्ग के जो ज्योतिष आजकल बन रहे हैं उनके पास ज्ञान कम है। इसमें काफी सारे नाम चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम बाबा के नाम तो आप काफी सुन रहे होंगे, उनके नाम हमेशा से चर्चा में रहते हैं। कई लोग उन पर विश्वास करते हैं, कई लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मैं इस पर भी आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जो बाबा बागेश्वर जी हैं, उनके पास ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन उनके पास एक सिद्धि भी है। उस सिद्धि का नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा। जिस सिद्धि से, जैसे आप उस सिद्धि से ये तो मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति के बारे में वो आप वहां ना भी हो, सिर्फ उस
पंडाल में या कहीं आगे पीछे मौजूद होना चाहिए तो वो बता देंगे। ये स्कैनर वाली सिद्धि जो है ये सिर्फ बाबा बागेश्वर के पास नहीं है, मध्य प्रदेश में आप उनके गांव में जाएंगे बहुत सारे लोगों के पास ये सिद्धि है, लेकिन प्रमोट सिर्फ इन्हीं की, वीरेंद्र शास्त्री जी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इस सिद्धि की मार्केटिंग की और इनको ज्योतिष भी आता था। अब एक सिद्धि इन्होंने की है, मैं आपके दिमाग को पलट लूं, मैं जानूं कि आप ये सोच रही हैं, उसके बाद मैं अपने ज्योतिष का सहारा लूं और आपको एक अच्छा सा उपाय बता दूं, तो आपका तो मेरे पे विश्वास हो जाएगा। इनका सोने पे सुहागा ये है कि ज्योतिष के ज्ञान को अच्छा जानते हैं और सिद्धि इन्होंने की हुई है। अब बाकी लोगों का क्या है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? उनके पास सिद्धि तो है, ज्योतिष का ज्ञान नहीं था। लेकिन एक चीज समझाइए आचार्य जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि जो बागेश्वर बाबा है वो कहीं ना कहीं अपनी सिद्धि को लेकर के ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन जिस विश्वास की कमी की मैं बात कर रही हूँ वो इसलिए आजकल ज्यादा खड़ा हो रहा है क्योंकि आप एक नाम आजकल सुर्खियों में रहा है, सलोनी का नाम आपने शायद सुना हो। सलोनी काफी फेमस है, वो भी माइंड रीड करती है, मैजिक करती है, उनका नाम भी सामने आता है और उन्होंने कई बार चैलेंज भी अपने थ्रू किया हुआ है। तो उनको देखिए और बागेश्वर बाबा को देखिए तो दोनों की सिद्धि आपस में मेल नहीं, बिल्कुल नहीं खाती है। वो भी माइंड रीड करते हैं, वो भी माइंड रीड करते हैं। पर्ची पर जब ये वाला काफी वायरल हुआ था बागेश्वर बाबा का नाम कि वो पर्ची पर सब कुछ लिख करके दे रहे हैं, तो सलोनी का भी एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो भी आपसे बस थोड़ी देर बात करेगी, लेकिन आपके बाद में पूरी बातें जो भी आपके माइंड में चल रही है, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो भी लिख करके दे रही थी। फिर मतलब यहाँ पर विश्वास का मुद्दा ना कि एक मैजिशियन जो है वो भी वही चीज बता रहा है जो एक ज्योतिष बता रहा है। माइंड रीडिंग और सिद्धि में अंतर है। जी समझाइए एक बार, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लैरिटी। माइंड रीडिंग ऐसे है, आप मेरे सामने ही जी, आप मेरे से दूर बैठिए जी, बस इतना ही हो सकता है। सिद्धि यह है कि तकरीबन आप मान के चलिए 1 किलोमीटर एरिया के अंदर आपने जो सिद्धि की होती है, आपकी पहुंच, आपकी रीच होती है 1 किलोमीटर। आप मेरे आंखों के आगे हो ना हो, मुझे आपके माइंड को पढ़ने के लिए आपके सामने होने की जरूरत नहीं है। मेरी सिद्धि के जरिए मैं ये प्रमाण कर दूंगा कि जितना भी 1 किलोमीटर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे, बिना उसके पूछे उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन आने वाला है और इस व्यक्ति के अंदर क्या है, ये किसको उठाकर लाएगा। तो ये जो सिद्धि है ये उससे ज्यादा एडवांस है माइंड रीडिंग से। माइंड रीडिंग एक स्टेप पहले का है। माइंड रीडिंग कोई भी कर सकता है, सिद्धि हर कोई नहीं कर सकता, ये ज्यादा टफ होती है। माइंड रीडिंग कम टफ नहीं है, लेकिन सिद्धि बहुत ज्यादा टफ होती है। इसके लिए जो साधना करनी पड़ती है उसमें आपकी मृत्यु तक हो सकती है। माइंड रीडिंग में आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसमें भविष्यवाणी पर भरोसा करें। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, क्या वो भविष्यवाणी पर भरोसा कर सकती है? क्योंकि ऐसा अगर अभी जैसे हम 2 नामों को लेकर के आगे चल रहे थे, उसमें सलोनी का ये था कि वो भविष्यवाणी नहीं बता सकती आपको कि भविष्यवाणी क्या रहने वाली है, लेकिन बागेश्वर बाबा जो आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो 3 गाने, एक उनके पास सिद्धि है, दूसरा वो ज्योतिष का सहारा लेते हैं। आपके प्रॉब्लम को वो आपकी कुंडली से जान लेते हैं। अब सवाल आपके मन में आए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में सवाल होगा कि कुंडली से कोई कैसे जान लेगा जी, मतलब पता कैसे चलता है 9 ग्रहों का। आपने देखा है हमारे शरीर के अंदर क्या है जी? पानी सबसे ज्यादा 70% हमारे शरीर में, दिमाग में पानी होता है। चंद्रमा के अंदर क्या है? पानी। आपने सुना भी होगा बहुत बार कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन पागलों का बिहेवियर बदल जाता है। कहते हैं कि उस दिन तकरीबन छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ग्रहों से है ना, मतलब चंद्रमा का कुछ तो असर पड़ता है ना। आपका महीने में 6 दिन ऐसे होते हैं, याद रखिए, आपके मन को घबराहट होती है, आपके कुछ अलग सा फील होता है, टेंशन सी रहती है, दिमाग खराब रहता है। 6 दिन ऐसे, ये पता कब होते हैं? जब आपके चंद्रमा से 6ठे, 8वें, 12वें आपकी जो लग्न कुंडली होती है ना, उससे चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें में होता है, तब ऐसी स्थिति आती है। अगर मैं आपको ये पहले बता दूं कि इस महीने में इस दिन आपका चंद्रमा ऐसे होगा, आपको ये टेंशन होगी, तो उस दिन आपके लिए एक आसानी तो होगी ना
जिस दिन आपको टेंशन होगी उस दिन उस टेंशन को निपटने में आसानी होगी जी। अगर आपको टेंशन में आकर कुछ गलत करने वाली हो, मैंने आपको बता दिया आप उस गलत करने से नहीं, आज चंद्रमा मेरा वहां है, आज मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है, तो ये है ना ज्योतिष कि अपने आप को बचा लीजिए परेशानी से जी। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे अपने दर्शकों के साथ में, लगातार तमाम सवाल जवाब यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर कई सारे सवाल हैं जो लोगों को अक्सर कहीं ना कहीं से घेरते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है कर्म का, जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, ये लगातार लोग बोलते रहते हैं। लेकिन फिर भी ग्रहों का प्रभाव, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ग्रहों का काफी प्रभाव होता है, चंद्रमा शनि सब अपनी अपनी जगह पर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र आपके घर में कैसे पैर पसार रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, सब अपने आप में कई सारे सवालों को समेटे हुए रहते हैं। लेकिन उसमें फिर कर्म का चक्र कहाँ से आ जाता है? कर्म, और एक बार हम समझना चाहेंगे आपसे कि कर्म और इसमें ग्रहों के प्रभाव का क्या मूल्य? देखिए क्या है, जीवन का मृत्यु चक्र तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन क्या है, ज्योतिष का सहारा आप लेंगे, जो बीतना है वो बीतना है, कहा जाता है ना, आप छत पे गए, वहां से गिरे और आप एक सीढ़ी से गिरे नीचे वाली, लगने में अंतर कितना होगा? बिल्कुल, अगर हम छत से गिरते तो हमें ज्यादा चोट आएगी, और अगर हम सीढ़ी से गिरे तो उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ी कम चोट आ सकती है। अगर कोई बाहर से आए और एक आपको यहाँ पर जोर से मार दे, दौड़ता हुआ आए, और एक कोई आए ऐसे करके आपके साथ सिर्फ कर ले, तो अंतर दोनों में मारा गया आपको, लेकिन चोट किसमें लगी? जिसने मुक्के से मारा, और ये लगी तो यहाँ भी हल्की सी ऐसे करके, लेकिन बहुत कम लगी ना। यही है ज्योतिष कि आप इसका सहारा लेंगे तो वो जो लगनी है ना उसको कम हो जाता है। वो आप सीढ़ी से गिर जाएंगे छत के गिरने के बजाय, होगा वही जो ईश्वर ने चाहा है, लेकिन सिर्फ आपको भुगतने में, आपको जीवन काटने में आसानी होगी। अब अभी अतुल सुभाष वाला केस हुआ, आपने देखा होगा। ऐसे केस क्यों होते हैं? अगर मॉडर्नता के साथ उन्होंने या उनके परिवार ने किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष से जन्मपत्री दिखाई होती, उसके ग्रहों की दशा देखी होती कि पत्नी के साथ ऐसा विवाद हो सकता है, ऐसी, तो शायद रोका जा सकता था। शायद जो हो गया वो तो हो गया। इसीलिए जब भी ऐसी समस्याएं आए, अगर आप अच्छी ज्योतिषी से सुझाव लें तो उन चीजों को रोका जा सकता है। यानी कि परेशानियां तो जो लिखी है वो परेशानियां आएंगी ही, लेकिन उन परेशानियों को रोकना ना रोकना वो हमारे हाथ में हो जाएगा अगर हमें उसका ज्ञान हो जाता है। जी जी ठीक है। एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहूंगी, लगातार जो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ज्योतिषी का काफी ज्यादा शुमार है इन दिनों, काफी ज्यादा उसको लेकर के ना लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई है इन दिनों। एस्ट्रोलॉजर को लेकर के काफी ज्यादा एप्स जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं लोग, क्योंकि जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं अपने अंदर। मैं उसको लेकर के जानना चाहती हूँ कि इसको लेकर क्या एक विश्वसनीयता पर एक ठोस पहुंचा है। क्योंकि पहले था कि हम किसी पंडित के पास जा रहे, अपनी कुंडली दिखा रहे, राशि फल उनसे जान रहे, तमाम चीजें हम उनको लेकर के जान रहे, समझ रहे, लेकिन उस समय वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा नहीं होता था, विश्वसनीयता उस समय बंधी हुई थी। आजकल ऑनलाइन हमारे पास तमाम ज्योतिष है, हम उनसे कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, अब वो सही निकले ना निकले, वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादातर बता रहे हैं, आपका रिश्ता कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा उसको लेकर के ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन वो चीज अगर नहीं होती है ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो तो कल ही पता चलने वाली चीज है, वो नहीं हो रही है, तो वो विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें ऑनलाइन भूमिका सबसे ज्यादा मानते हैं। ऑनलाइन भूमिका में सबको तो खराब नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे विद्वान लोग भी हैं जो ऑनलाइन ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ केस मेरे पास ऑनलाइन वाले आए हैं जिनकी ना दशा वैसी चल रही थी ना कुछ, सिर्फ ऑनलाइन ये कहा गया कि आपके पति का किसी औरत के साथ चक्कर है। जब मैंने उस कुंडली को देखा तो मुझे कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं लगा, और वह दोनों आध्यात्मिक थे, अच्छे थे, और ना ही कहीं पति का। अब क्या हुआ, ऑनलाइन एक ज्योतिषी ने उनको गलत डाल दिया, वो परेशानी में चले गए। इसी तरह ऑनलाइन कौन क्या बता रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप उन्हीं के पास जाइए जो बहुत समय से कर रहे हैं या जो अच्छा कर रहे हैं, या उन्होंने क्या इनपुट दी है अभी तक, उनके जो अभी तक कथन है वो कितने सत्य साबित हुए हैं, उनके पास जाइए। या अगर आप किसी के पास जाते भी हैं, किसी ऑनलाइन के पास, तो सिर्फ एक के पास मत रहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ गलत वहम डाल देता है तो आप दूसरे के पास जरूर जाइए।
ठीक है, मैं अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का समय हो गया है, तो मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, लेकिन ब्रेक के उस पार हम मांगलिक दोष और कल्प सर्प योग के लिए भी आप जानेंगे। काल सर्प योग, जी बिल्कुल, काल सर्प योग के लिए जानेंगे। ज्योतिष में एक चीज रहता है हमेशा से, मांगलिक दोष और काल सर्प योग को लेकर के, जैसे शब्द जो है वो आम लोगों को काफी डराते हैं, क्योंकि ये शब्द सुनकर के कोई भी पहले सहम जाता है कि ये है क्या, बहुत सारे सवाल होते हैं इसको लेकर के, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये समझना चाहूंगी। और सबसे पहले मांगलिक दोष के बारे में बताइए कि वो एक्चुअल में है क्या और काल सर्प योग क्या है। जी, मांगलिक दोष के बारे में बहुत सारे वहम फैलाए गए हैं कि मांगलिक दोष वालों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, मांगलिक दोष वाले जो हैं वह बहुत गुस्से वाले रहते हैं। जी देखिए, हर दिन में ना 25% लोग मांगलिक पैदा होते हैं, मतलब हर साल में 25%। ठीक है, अगर मान लीजिए 145 करोड़ भारत की आबादी है तो 25% लगा लीजिए। तो मांगलिक क्यों पैदा होते हैं और मंगल में क्या खराबी है? पहली बात, जिसके लग्न में मंगल हो, छठे घर में मंगल हो, 12वें घर में मंगल हो, इन जगहों पर जब मंगल होता है तब व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, तो मंगल की वजह से इसे मांगलिक कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है ज्यादा, हल्का सा ये है कि अगर मांगलिक वाले मांगलिक से शादी करेंगे तो क्या होगा, दोनों का मंगल एक दूसरे को काट लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मंगल वाले मंगल से शादी नहीं करेंगे तो फिर अगर थोड़ा सा एज ज्यादा में शादी करें तो ज्यादा बेटर होगा। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है मांगलिक, जितना इसके बारे में हवा फैलाया गया है, जितना बताया गया है हर दिन। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जितना कहा जाता है कि मांगलिक दोष वाले अगर मांगलिक दोष से शादी नहीं करें तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं होती है बिल्कुल भी। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और उसने मंगल दोष वाले दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं की और जल्दी समय में शादी कर ली तो अनबन होती है, टेंशनें आती हैं, कष्ट होते हैं, बस ये होता है। और इसका भी आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमान जी की भक्ति करें, मंगल देव का जप करें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो भी नहीं आएगी परेशानियां। ठीक है, ये तो तमाम बातें हो गई जिस पर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें काल सर्प योग। ठीक है, आप पहले काल सर्प योग पूरा कर लीजिए, इसके बाद फिर हम राजनीतिक दृष्टिकोण पर आएंगे, क्योंकि इसमें भी काफी मंगल और काल सर्प चल रहा है। देखिए, राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं। जब इन दोनों ग्रहों के बीच में सारे ग्रह पड़ जाते हैं ना तो उसे कहते हैं काल सर्प योग। लेकिन काल सर्प योग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर, जो लता मंगेशकर थी, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है, कितने सक्सेसफुल लोग हैं। बिल्कुल। तो इसलिए काल सर्प योग से डरने की बात नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि आदमी की स्टेबिलिटी नहीं आती अगर इसका उपाय न किया हो तो। इसका उपाय बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज का उपाय करते हैं तो कोई भी दोष उतना बड़ा नहीं है जितना कि आजकल की युवा उसको सुन करके डर जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो हाथ है वो बुजुर्गों का रहा है, जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो पिछली जो जनरेशन रही है उनका सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो लोग काफी मांगलिक दोष को मानते हैं, काल सर्प योग को मानते हैं। नहीं, मैं इस बात से आपकी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। हुआ क्या जी, हमारा काफी समय से ना, जितने मतलब आप मान के चलिए 60-70 सालों से हमारे पूर्वज जो थे वो एजुकेशन से दूर हो गए। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, लाखों गुरुकुल होते थे, सब लोग पढ़ाई करते थे। आप देखेंगे आपके दादा परदादा तक की पीढ़ी जो है वो कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उससे पहले हमारे तो ऋषियों के नाम है, हमने तो इतिहास रचे हैं, तो पहले सब अच्छा जानते थे। उन्हें मालूम था कि आने वाला वक्त ऐसा हो सकता है जब लोग इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। हमारी पीढ़ियां जो है, आने वाला जो कलयुग आएगा, कलयुग क्यों कहते हैं, लोग आलस बहुत करते हैं, कल के बारे में छोड़ देते हैं कि कल का क्या होगा ये सोचते हैं। तो इसमें लोग उनके साथ ज्ञान कैसे जुड़ा रहे, तो उन्होंने हमारे वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को क्या किया, शास्त्रों के साथ जोड़ दिया और कह दिया कि आप ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा रहेगा। तो उन्होंने इस चीज के लिए ये चीजें बनाई कि अगर मंगल दोष में ऐसा नहीं करोगे, डर थोड़ा सा लोगों के अंदर पैदा किया, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ कि कहते हैं ना कि एक स्टेज स्टार्ट होती है किसी डर के पैदा होने की, तो वो अब खौफ में पैदा हो गया, क्योंकि बीच वाली जो हमारी 2-3 पीढ़ियां आई वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके ना पढ़े लिखे होने से वो डर पैदा हो गया। ये डर नहीं है, ये समझने की जरूरत है हमारे शास्त्रों को। तो इसलिए ये
हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया होगा कि मांगलिक दोष और काल सर्प दोष खतरनाक है। आप महादेव की भक्ति कीजिए, देखिए काल सर्प योग का आप पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। गलत तो होगा ही नहीं है, बस उपाय करते चलिए सब कुछ सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब राजनीतिक दृष्टिकोण पर आ जाते हैं, क्योंकि ये आज 2024 का आगाज बस कुछ ही समय में हो जाएगा और 2024 के आगाज को लेकर के लगातार कई सारे सवाल राजनीतिक मोड़ को लेकर के चल रहे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव और दिल्ली राजधानी हमारी, तो एक बार राजधानी की हलचल पर रुख करते हैं। वहां पर जैसे हम देखते हैं आम आदमी पार्टी हो गई, उसमें राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल हो गए। उनकी ग्रह स्थिति कहीं ना कहीं आजकल कई सारे क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि वो पिछड़ रहे हैं। एक समय था कि वो बिल्कुल ही एकदम से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर सीट उनकी इतनी ज्यादा चौंकाने वाली आती है, उनके पास में वो तमाम चीजें तमाम शक्तियां आ जाती है और अब एक ऐसा समय आ गया कि उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद तक त्यागना पड़ा। तो 2024 के बाद 2025 की जब आगाज होगा तो 25 में सब उनके लिए कुशल मंगल कुछ नजर आ रहा है, कुछ भविष्यवाणी जो आप कर दे तो हम समझे कि इस बार राजनीतिक मोड़ किस ओर जाएगा। जी, मैंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पहले भी भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था 13 सितंबर को वो बाहर आएंगे और वो बाहर आए। आपको मैं प्रमाण दिखा सकता हूँ, है मेरे पास, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उनको इस वक्त जो चल रही है वो है राहु में राहु की दशा, और राहु उनका जो है वो बहुत खराब है। जब राहु में राहु की दशा चल रही है और राहु खराब है तो मतलब आपके लिए चुनौतियां खत्म नहीं होने वाली, नहीं आने वाली, नहीं पैदा होने वाली हैं, और ये कम से कम अगले 2 साल और चलेगी। इसीलिए पहले जेल जाना पड़ा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। अब उनका ऐसा समय आ रहा है कि आने वाले जो 2 साल हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए, या तो वह राजनीति के चरम पर पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास तक पहुंच जाएंगे, कोई बड़े मंत्रालय तक पहुंच सकते हैं, या तो वे राजनीति से संन्यास तक ले सकते हैं। ऐसा समय आ रहा है। दोनों संभावनाएं इसलिए क्योंकि आगे उनका एक नीच भंग राजयोग है। अगर वो नीच भंग राजयोग तभी सक्सेसफुल होता है यदि व्यक्ति कर्मकांडी हो, यदि व्यक्ति पूजा पाठ पर ध्यान दे। अब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाते हैं, सच में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सिर्फ वोटों के लिए जाते हैं, अब ये उनका दिल जानता है और वो जानते हैं। हम तो टीवी में ही देखते हैं कि वो जाते हैं। तो अब ये 2 साल के बाद उनने अगर सच्ची भक्ति की तो उनका नीच भंग राजयोग जो है वो सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ेंगे। आचार्य, जिसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगी। आजकल हम देख रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी का समय कहीं ना कहीं खराब जरूर नजर आ रहा है। पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ केजरीवाल जी का। बिल्कुल। और वो संयोजक हैं तो इसलिए कहा जा सकता है। पार्टी हम बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी का नाम मैंने इसमें क्यों शामिल किया वो अभी अगले लाइन में क्लियर करूंगी आपको। पार्टी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी व्यवस्था अगर हम देखें इन दिनों, तो जो आंकड़े अभी चुनावों के बाद सामने है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा को लेकर के रुझान सामने आना हो, तो अभी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को लेकर के तो आपने अपनी बात रख दी, लेकिन उसी पार्टी में एक चेहरा है जिसका कहीं ना कहीं अभी देख सकते हैं सफर काफी सुहाना चल रहा है। वो सीएम आतिशी को लेकर के मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर डिमोशन किसी का हुआ है तो वहां पर प्रमोशन भी जरूर देखना चाहिए हमें। और सीएम आतिशी एक लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। हमेशा से हमने देखा है कि वो अपनी बातें जो है, चर्चा जो है वो करती रहती है। अभी भी वो अरविंद केजरीवाल का नाम सामने लेकर के आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लेकर के क्या आगे की स्थिति दिख रही है। 2025 उनके लिए कैसा रहेगा? 2025 में चुनाव होंगे तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में कमान वापस होगी अगर मान लीजिए चुनाव जीतते हैं तो, या फिर सीएम आतिशी ही सीएम के रूप में रहेंगे? जी देखिए, पहले तो उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा असंभव है। लेकिन अगर ऐसे नाम राशि के हिसाब से अगर उनका देखा जाए गणित, तो मेष राशि उनकी बनती है और इस पर शनि की 7.5 जो है वह चल रही है। समझ लीजिए जब ये चुनाव का समय होगा तो उनके लिए आगे सीएम बनने की संभावनाएं नजर आती नहीं है, जो नाम से देखा जा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि जन्म कुंडली की डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग वगैरह जो है वो हमारे पास नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की थी, इसलिए हमने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि उनका समय तो अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, दो प्रमुख चेहरों की बात कर ली, एक आखिरी चेहरा और कंसीडर करना चाहूंगी इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कैसा समय चल रहा है अभी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय अभी तो अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए तो 240 पर सिमट गए। और अभी 5 महीने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे नहीं है, मई तक, तकरीबन 25 मई तक। लेकिन उसके बाद
उनका समय बहुत अनुकूल होने वाला है। और मैं 29 की ही नहीं, अगर ये 5 महीने निकाल देते ना, मैं 34 की भी कह रहा हूँ कि 34 में भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे, 34 तक आएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। तो ये तो बात हो गई नए साल के आगाज की, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं जो अंदर ही अंदर उठ रहे हैं। ज्योतिष आचार्य जी से इन सवालों का भी जवाब जरूर लेंगे। तो आचार्य जी, नए साल की शुरुआत होने जा रही है, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि 2025 का ज्योतिषीय दृष्टि से कैसा प्रभाव रहेगा? क्या ये साल कुछ खास संकेत दे रहा है ज्योतिष जी? नया साल जो है उसका संवत्सर जो है उसके मालिक हैं सूर्य, और राजा मंत्री भी सूर्य हैं। मतलब नए साल में सबको गुस्सा आने वाला है, जबरदस्त गुस्सा आने वाला है, पॉलिटिकल अस्थिरता रहेगी, लोग गुस्से में रहेंगे। लेकिन नया साल कुछ राशियों के लिए अच्छा भी रहेगा, जैसे कि मैं राजनीति के हिसाब से कह रहा हूँ जी। तो राजनीति वालों के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मकर राशि है उनके लिए अच्छा रहेगा नया साल जी। और अगर आम जनता की बात करें तो उनके लिए कैसा साल रहने वाला है? क्या उनके लिए भी अस्थिरता बरकरार रहेगी या कुछ खुशी पल भी नजर आएंगे उन्हें? ओवरऑल प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो ये साल कुछ खास नहीं रहने वाला है। ये साल एवरेज ही रहने वाला है, एवरेज रहेगा। ठीक है, राशियों पर चलिए बात कर लेते हैं। 2025 किन राशियों के लिए आपको लगता है आचार्य जी खास रहने वाला है, और किन के लिए सबसे बड़ा चुनौती रहने वाला है? जैसे कि आप मकर का नाम ले रहे थे, मकर, कुंभ और वृषभ, ठीक है, ये 3 राशियां जो हैं 2025 की सबसे फायदेमंद राशियां होने वाली हैं। इनको खूब लाभ मिलने वाला है। तो लगातार प्रमोशन, उन्नति, तमाम चीजों को लेकर के बात होती रहती है। तो इनमें कुछ नाम उन्होंने बताया, हम चाहेंगे आप भी नोट डाउन कर ले कि अगर आपको भी राशिफल इनसे जुड़ा हुआ है तो उसमें बढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज 7.5 को लेकर के लगातार बात होती रहती है। जिन लोगों की राशि पर 7.5 या ढैया चल रही है उनके लिए 2025 का समय कैसा रहेगा आचार्य जी? मैंने आपको पहले बताया था दशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनको जन्म कुंडली में भी शनि की ही दशा चल रही है और शनि उनके लिए कारक है तो फिर तो अच्छा है। अगर शनि उनके लिए कारक नहीं है और शनि की दशा चल रही है तो फिर उनके लिए समस्याएं आने वाली हैं, संघर्ष वाला समय आने वाला है। ठीक है आचार्य जी, एक और महत्वपूर्ण चीज जानना चाहेंगे। ज्योतिष में उपायों की बात आती है, लगातार आप लोग कहते हैं कि दान कीजिए, पूजा कीजिए, हवन कीजिए, लेकिन ये सब कुछ तो हम अगर देखें तो एक अगर मिडिल क्लास फैमिली वहां तक तो लोग सफर कर लेते कि वो दान पुण्य पूजा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे समझे कि कोई व्यक्ति साधारण है वो कैसे करे? उनके लिए कोई अलग से उपाय? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको आसान से तरीके से बता देता हूँ। बिल्कुल भी दान करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हवन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना कर्म कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं सबसे पहले तो यही काम है। दूसरा, अगर आपको कर्म में तकलीफ आ रही है तो जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके मंत्र को तब जप कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जब से दिक्कत हो रही है, हमें जब से उतना फायदा नहीं मिल रहा है, तब दान कीजिए। ये सब चीजें अल्टरनेटिव, तब जब जरूरत पड़े तब कीजिए, वरना आप अपने कर्म को ही कीजिए। ज्योतिष कहता है कर्म प्रधान रहिए। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है जी। और इसके बाद मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि शनि की दशा आ गई, शनि का आपको दान करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपके पास में जितना आपका सामर्थ्य है, अगर आप, मैं बिल्कुल छोटे से एग्जांपल में समझाता हूँ 100 रुपए से, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपका सामर्थ्य अगर 1 रुपया दान करने का है तब 1 रुपया दान कीजिए। ये नहीं है कि आपके पास 100 रुपए है, आप उधार लेके दान कर रहे हो, ग्रह नक्षत्र, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं होंगे और खराब हो जाएंगे। दान उतना ही करना है जितना आपका सामर्थ्य है, आप सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए, बहुत अच्छा। और अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आपको इतने पैसे लेकर मैं आपके ग्रह ठीक कर दूंगा, तो वो आपको ग्रह ठीक करने नहीं आया है, खराब करने के लिए आया है। अगर ग्रहों को ठीक करना है तो जितना आपका सामर्थ्य है उसी में रहकर कीजिए। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं आचार्य जी, और आपके सामर्थ्य के अनुसार ही तमाम उपाय भी बता रहे हैं। तो 2025 में अगर आप चाहते हैं कि आपका भी राशि फल जो है वो बेहतर हो और बेहतर से भी ज्यादा बेहतरीन हो, तो जो भी आपके पास सक्षम है जिस चीज के लिए भी, तो वही चीज आप दान कीजिए, उसी को लेकर के आप पुण्य कमाइए। चलिए अब महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं जिसको लेकर के चर्चा अभी भी बाकी है। लगातार सवाल उठते रहते हैं राशियों को लेकर के,
राशि पर कैसा प्रभाव है, राशि में क्या कुछ प्रयास रहने वाले हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है, तमाम सवाल आप लोग के मन में होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि की तरफ सबसे पहले रुख चाहूंगी आचार्य जी आपका। देखिए मेष राशि में 2025 की बात करें तो शुरू के 3 महीने जो है ना, आपके प्रयासों को फल मिलेगा। फिर उसके बाद बीच में आपके परिणाम जो है थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेटेड होंगे जी। और यहाँ पर अगर देखें तो हम आप जल्दबाजी से बचने की कोशिश कीजिए। जुलाई और अगस्त में ऑफिस में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन रिश्ते में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। और अक्टूबर और नवंबर में आपको यात्रा का अवसर मिलेगा और साल के अंत में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मेष राशि से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं वृषभ राशि को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वृषभ राशि वालों के लिए 2025 मिला जुला रहेगा। उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, आर्थिक मामले में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, वित्तीय स्थिति जो है वो गड़बड़ा सकती है, ज्यादा खर्च करने से बचें। वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रहने की जरूरत है। समाधान संयम और समझदारी से चलेंगे तो साल सही रहेगा। सितंबर और अक्टूबर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण, नौकरी बदलने के लिए सही समय रहेगा। दिसंबर में करियर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और मिथुन राशि को लेकर 2025 आपके लिए बहुत अच्छे अवसरों से भरा रहेगा। जनवरी से मार्च में करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो समय उपयुक्त है। मेहनत और समर्पण से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। मई और जून में कुछ परेशानियों का सामना करना होगा। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जुलाई से दिसंबर तक समय लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है, कई अवसर मिलेंगे। दिसंबर में आपके लिए अच्छा समय फिर आएगा, आपके करियर में स्थिरता आएगी। बिल्कुल। और कर्क राशि को लेकर के आप जानना चाहेंगे आचार्य जी, कर्क राशि पर क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? 2025 आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो ही सफल होंगे, तो फायदेमंद रहेंगे। जनवरी और फरवरी में आपका ध्यान स्वास्थ्य पर रहेगा। खुद को मानसिक तनाव से बचाने के लिए उपाय करने होंगे। मार्च से मई तक आपके करियर के लिहाज से अच्छा है। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उपयुक्त समय रहेगा। ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा, साथ ही पदोन्नति में आपकी बढ़ोतरी में फायदा होगा। जून से अगस्त में आपके मनोबल में वृद्धि होगी। किसी बड़े निर्णय को लेकर आप विश्वास महसूस करेंगे। इस समय आपके वित्तीय मामलों के लिए भी लाभकारी रहेगा। सितंबर और अक्टूबर यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। भविष्य की योजनाओं को बनाने का अच्छा समय रहेगा। ऑफिस में दबाव महसूस कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप इसे अपने कौशल और मेहनत से पार कर सकते हैं। दिसंबर में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप आसानी से अपने टारगेट पूरा कर सकेंगे। परिवार और रिश्तों में भी सामंजस्य बना रहेगा। बिल्कुल। और सिंह राशि को लेकर के क्या कहेंगे आचार्य जी? 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी फरवरी राशि को लेकर मतलब उनमें ये साल ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ऊपर से आप लगातार जो बताते जा रहे हैं, जो हम तमाम पूछ रहे हैं, उनमें अच्छे को लेकर के तो आपने कुछ इतना खास बोला नहीं, लेकिन सिंह राशि के लिए लगता है 2025 खास रहने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, संवत्सर का राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, गुस्सा आएगा लेकिन साल खास रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी फरवरी में आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। बदलाव के लिए उपयुक्त समय होगा जी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। मार्च से मई में आपके सामने कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। सही योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चुनेगी। कन्या राशि को लेकर के क्या कहेंगे? 2025 आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। जनवरी और फरवरी में आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मार्च से मई आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आप अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने प्रदर्शन का अच्छा परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जुलाई अगस्त में सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर में आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में यात्रा के अवसर मिलेंगे। दिसंबर में किसी महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करेंगे। दिसंबर में अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी सफल होंगे। परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। आपके निजी जीवन में शांति का वातावरण रहेगा। चलिए आप तुला राशि की बात कर लेते हैं। 2025 आपके लिए आत्मनिरीक्षण, सामंजस्य और आगे बढ़ने का वर्ष रहेगा। बदलाव को लेकर आप नई सोच सोचेंगे। जनवरी से मार्च में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपके रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। पैसों के मामले में सतर्क रहें और ज्यादा जोखिम लेने से बचें।
अप्रैल से जून में आपके करियर में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। जून में आपको कुछ रोमांटिक और सामाजिक अवसर मिलेंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। ये समय खुद को प्रगति के लिए तैयार करने का है। जुलाई से सितंबर में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेष रूप से मानसिक तनाव से बचें। खुद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी होगा, वरना सेहत बिगड़ेगी। अक्टूबर में आपके अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। स्थिरता लाने का समय होगा। दिसंबर में आपके काम की सफलता मिल सकती है, वित्तीय लाभ मिल सकता है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, घर में शांति बनी रहेगी। जाहिर तौर पर। और वृश्चिक राशि को लेकर के क्या कहेंगे आचार्य जी? 2025 आपके लिए निर्णायक और परिवर्तनकारी वर्ष होगा। आत्मविकास, रिश्तों में सुधार और मानसिक शांति का वर्ष होगा। जनवरी से मार्च में आप अपने जीवन में नए बदलाव देखेंगे। निजी और पेशेवर जिंदगी में कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। नए प्रोजेक्ट या व्यापार के लिए समय उपयुक्त रहेगा। अप्रैल से जून के दौरान आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। जुलाई के आसपास कुछ यात्रा के अवसर आ सकते हैं। जुलाई से सितंबर में व्यापार में लाभ होगा। इस समय रिश्तों के मामले में भी सुधार होगा। अक्टूबर से दिसंबर में आत्म संयम और विवेक से निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। कड़ी मेहनत करेंगे, दिसंबर में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और धनु राशि की तरफ चलिए, अब एक रुख कर लेते हैं। धनु राशि को लेकर के बताइए। 2025 में आपको नए अवसर मिलेंगे। आप अपनी सीमाओं को पार करके कुछ नया करेंगे। जनवरी से मार्च में आपके भीतर आत्मविश्वास की कुछ कमी होगी। इस समय आपको सतर्क रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। अप्रैल से जून में नए अवसर मिलेंगे, खासकर यात्रा और शिक्षा के क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। व्यावसायिक यात्रा भी हो सकती है। रिश्तों में भी समर्पण और समझदारी के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे तो अच्छा होगा। जुलाई से सितंबर में अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का एहसास होगा जो आपके कार्य क्षेत्र में सफलता लाएंगी। कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं। अक्टूबर से दिसंबर में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों को पहचाना जाएगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। मकर राशि को लेकर के क्या कहेंगे आचार्य जी? आपके लिए 2025 कार्य समर्पण और आत्मविश्वास का रहेगा। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए कई मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जनवरी से मार्च में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अप्रैल से जून में करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपके वित्तीय मामले में भी सुधार होगा। पर्सनल लाइफ में थोड़ा तनाव आ सकता है, लेकिन अपने काम और घर दोनों के बीच में संतुलन बनाएं। जुलाई से सितंबर का समय आपके लिए प्रेरणा और प्रगति का होगा। इस समय आपको अपने प्रयासों में प्रतिफल मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर में आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों का पुरस्कार मिलेगा। बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, खुशहाली आएगी, शांति बनी रहेगी जीवन में। आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। एक राशि जिसका जिक्र आप काफी कर रहे थे और काफी कह रहे थे कि आप कुंभ राशि को लेकर के बता रहे थे कि उनका समय काफी अच्छा रहने वाला 2000। कुंभ राशि वालों के करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। नई दिशाओं की तरफ देखेंगे वो। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नए अवसर मिलेंगे। जनवरी से मार्च में खुद को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भरा हुआ महसूस करेंगे। नई योजनाओं और विचारों के साथ नई ऊर्जा महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिनमें आपको अपनी क्षमता और सोचने की शक्ति को साबित करना है। और फिर देखिए क्या होता है। वित्तीय दृष्टिकोण से शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन बड़े निवेशों से बचें, वहां जोखिम लेने से बचें। मानसिक तनाव से बचने की भी जरूरत है, क्योंकि जब पैसा आता है तो तनाव भी तो आता है। इसलिए उस समय मानसिक तनाव से बचें। आप अपने करीबी दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताएं। जुलाई से सितंबर में कुछ मायनों में चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन करियर में बदलाव करने के लिए सोचेंगे और कर भी सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। मेहनत रंग लाएगी। अक्टूबर से दिसंबर में आपके लिए संतुलन अच्छा रहेगा। आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। मीन राशि को लेकर क्या कहेंगे आचार्य जी? 2025 बदलाव और आत्मनिर्भरता का वर्ष रहेगा। जनवरी से मार्च में स्थिरता और योजना बनाने की जरूरत है। पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिलेगा। पुराने विवादों को हल करने में सफलता मिलेगी। अप्रैल से जून में पेशेवर जीवन मतलब ऑफिशियल जीवन जो है उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। आप खुद को अधिक व्यवस्थित और प्रतिबंधित करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में फायदा होगा। जुलाई से सितंबर में आत्म विश्लेषण का समय रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने का समय होगा। आप अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को फिर से परिभाषित करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर में नई संभावनाओं का समय आएगा। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचें।
काफी सारी चीजें हैं जो इन दोनों चर्चा में बनी रहती है। इसी बीच ये भी जानना चाहेंगे, शनि से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो सवाल के रूप में लोगों के मन में उभरती है। खासतौर पर मैं आज नहीं पूछ पाई हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी उनके कुछ छोटी मोटी बातें जो आजकल ध्यान रखने की जरूरत होती है वो आप जरूर बताएं। जी, शनि के बारे में एक अफवाह उड़ाई जाती है कि शनिवार वाला जो शनि का दिन होता है उस दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, उस दिन लोहा खरीदना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आपका शनि का समय सही नहीं चल रहा है तो लोहे का दीपक लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, उस लोहे के दीपक में दिया जलाइए तो आपको शनि का अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नवग्रहों की पूजन नहीं करते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, महादेव की आराधना कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन लड्डू का प्रसाद का भोग लगाइए, देखिए शनि आपका अच्छा हो जाएगा। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवाल जवाब के इस सफर में अपना साथ निभाने के लिए। तो ज्योतिष के इस सफर में हमने ग्रह नक्षत्र के प्रभाव, छोटा सा आपको टोक रहा हूँ बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। 2025 में एक सबसे बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके नवग्रह खराब है तो जाइए महाकुंभ, स्नान कीजिए, शनि राहु केतु बृहस्पति चंद्र सब ठीक हो जाएंगे। ये वो समय है महाकुंभ का, आप इसमें अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा। 2025 में आपके पास एक मौका है अपने नवग्रहों को ठीक करने का। जाइए 3 बार स्नान कीजिए, 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। 3 बार स्नान करने से महाकुंभ में 12 साल में आता है, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए महाकुंभ में जाइए, स्नान दान पुण्य कीजिए और 2025 को लाजवाब बेहतरीन बनाइए। 2025 की शुरुआत महाकुंभ के साथ होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि आप भी महाकुंभ में जाएं और वहां पर जाकर के स्नान करें और उसका लाभ आप भी उठाएं। वहां पर वैसे देखा जाए तो आमतौर पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन आपका बेहद शुक्रिया कि जाते जाते भी आपने महाकुंभ को लेकर के अपनी बात रखी। और चलिए, ज्योतिष के इस सफर में हमने ग्रह नक्षत्र के प्रभाव, कुंडली के रहस्य और आस्था विज्ञान के सवालों पर चर्चा की, लेकिन अंत में ये फैसला आपके हाथ में कि आप इसे विज्ञान मानते हैं, विश्वास मानते हैं या सिर्फ एक जीवन का हिस्सा। क्या आपकी किस्मत के सितारों में लिखी है या आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है? जो भी हो, ज्योतिष हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और आने वाले समय में भी ये सवाल बने रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा में आपके मन की जिज्ञासाओं को थोड़ा शांत जरूर हुआ होगा और नए विचारों के लिए रास्ता खोला गया होगा। और हमें बताइएगा आपके नजरिए से ज्योतिष के क्या मानने हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही।